तो जी बहरहाल लगता है कि जिन लोगों ने ज्वाइन करना था वो ज्वाइन कर चुके हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, और फिर हमने उस पर बात की थी कि तीन मुख्तलिफ तरह के रेट्स पे हम बात करते हैं, एक इंस्टेंटेनियस, एक एवरेज और तीसरा था इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन। मोस्ट ऑफ द टाइम पास पेपर के क्वेश्चंस जब आप देखेंगे तो एग्जामिनर आपसे इनिशियल रेट निकलवाता है। जब आपसे वो इनिशियल रेट निकलवाएगा तो उसका तरीका आपको मैंने ये बताया था कि आप जो है एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से, और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से जब आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उस टेंजेंट का जो ग्रेडियंट होगा दैट वुड बी रेट ऑफ द रिएक्शन। फाइनली जहां बात एंड हुई थी, और शायद इतनी सेटिस्फैक्टरी एंड नहीं था वो वाला कि नेगेटिव साइन आ रहा था, तो उस वक्त हमने ये बात की थी ये नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है। नेगेटिव साइन इसलिए आ रहा था कि जब आप dx अपॉन dt निकालते हैं ग्रेडियंट निकालने के लिए, तो d का मतलब होता है चेंज, और चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। यहां पर जब आपने जो ग्राफ हमने यूज किया था, इस ग्राफ में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन जो थी वो 0 थी। तो जब आप फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, तो साइन नेगेटिव आएगा। अब नेगेटिव साइन का आना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बिकॉज नेगेटिव साइन जो होता है ये जस्ट इंडिकेट करता है कि रेट ऑफ द रिएक्शन इज कैलकुलेटेड इन टर्म ऑफ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी आप ये नहीं समझिएगा कि इस नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि रेट नेगेटिव हो गया। रेट कभी भी नेगेटिव नहीं होता, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो रेट तो पॉजिटिव ही होता है, यानी कि रेट तो होता है, लेकिन ये नेगेटिव और पॉजिटिव साइन ऑफ रेट जो है जस्ट सिंबल है जो रिप्रेजेंट करता है। किस बात को रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कि रेट ऑफ द रिएक्शन को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल किया गया है। अगर रेट ऑफ द रिएक्शन इज कैलकुलेटेड इन टर्म ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो आपका जो रेट होगा वो पॉजिटिव होगा। यानी लाइक अगर फर्ज कीजिए कि अगर आपका ग्राफ ऐसा है और इसमें कुछ इस तरह से ये हो रहा है, ये टाइम है और ये है सपोज वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोड्यूस, यानी कि प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट और टाइम का ग्राफ है, वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोड्यूस्ड, ये प्रोडक्ट और टाइम का ग्राफ है। अब जब आप इस ग्राफ का ग्रेडियंट निकालेंगे इनिशियल, जब आप यहां से जो है वो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, अब इस टेंजेंट का जो भी रिजल्ट होगा इसमें आप देखें इनिशियल 0 है और फाइनल जो है वो ज्यादा होगी। तो जब आप फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो यहां पर रेट का साइन पॉजिटिव आएगा, यहां पर रेट का साइन पॉजिटिव आएगा। तो अब मैं यहां लिख रहा हूं कि पॉजिटिव साइन ऑफ रेट, पॉजिटिव साइन ऑफ रेट क्या करता है? ये जस्ट इंडिकेट करता है, इंडिकेट्स दैट rate of the reaction, indicates that rate of the reaction is calculated in term of increase in concentration of product। पॉजिटिव साइन ऑफ रेट जो है ये इंडिकेट करता है कि दैट रेट ऑफ द रिएक्शन इज कैलकुलेटेड in term of increase in concentration of product। तो यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन ऑफ रेट जो है वो मैटर नहीं करता,
मैग्नीट्यूड मैटर करता है। कोई भी रिएक्शन स्लो होगा या फास्ट होगा, वो डिटर्मिनेशन हम उसके मैग्नीट्यूड से निकालते हैं। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो प्लीज पूछ लीजिए। जो प्रीवियस क्लास में हमारी बात हुई थी, अगर उससे रिलेटेड भी कोई बात पूछनी है तो पूछ लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। ओके, सो नो क्वेश्चन, राइट। अब आते हैं हम एक नेक्स्ट टर्म की तरफ, और ये नेक्स्ट टर्म जो है वो है रेट इक्वेशन या रेट एक्सप्रेशन। रेट इक्वेशन या रेट एक्सप्रेशन। आपको जब आप पास पेपर के क्वेश्चंस करेंगे तो एग्जामिनर नंबर ऑफ टाइम्स आपसे जो है वो रेट इक्वेशन आपको लिखवा रहा होगा। नंबर ऑफ टाइम्स आपको वो रेट इक्वेशन लिखवा रहा होगा। अब सवाल ये कि रेट इक्वेशन कैसे लिखते हैं। अगर मैं एक रिएक्शन लिखता हूं कि ए और बी आपस में मिलते हैं टू फॉर्म प्रोडक्ट ए बी, तो रेट इक्वेशन का जो जनरल फार्मूला है, इसमें मैं एक दो बातें करूंगा जो काफी इंपॉर्टेंट हैं, बट इन जनरल रेट इक्वेशन का जो जनरल फार्मूला है वो ये है। पर क्या आप मुझे ये बताइए, आप में से कितने लोगों को याद है ओ लेवल की बात और फिर एएस की भी, आप सबने ये पढ़ा था कि रेट जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी लॉजिकली आपने पढ़ा है कि जब हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को इंक्रीज करते हैं तो रेट इंक्रीज होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को कम करते हैं रेट कम हो जाता है। तो रेट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर रिलेटेड टू ईच अदर। अब रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करें तो वी शुड अप्लाई सम कांस्टेंट, और यहां पर हम कांस्टेंट के अप्लाई करते हैं। तो रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये है वो जनरल एक्सप्रेशन विच वी यूज टू रिप्रेजेंट रेट इक्वेशन, या कुछ बुक्स में आपको या कुछ पास पेपर में लिखा जाएगा रेट एक्सप्रेशन। So now whenever you want to show rate equation और rate expression, तो rate equation या rate expression लिखने का तरीका ये है कि rate is equal to K into concentration of reactant, where K represents rate constant। यहां पर K का मतलब है rate constant। कैपिटल स्मॉल के और कैपिटल के में फर्क है। कैपिटल के आप इस्तेमाल करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए, स्मॉल के आप इस्तेमाल करते हैं रेट कांस्टेंट के लिए। तो बी केयरफुल, ठीक है, बी केयरफुल के कैपिटल के नहीं लिखना, यहाँ पर स्मॉल के लिखना है, और स्मॉल के रिप्रेजेंट्स रेट कांस्टेंट। और रेट कांस्टेंट बाय डेफिनेशन जो है हम कहते हैं कि रेट कांस्टेंट इज रेट ऑफ द रिएक्शन। रेट कांस्टेंट भी रेट होता है। रेट कांस्टेंट इज रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन concentration of reactant is taken as 1 mole per dm cube each। रेट कांस्टेंट क्या होता है? इट इज रेट ऑफ द रिएक्शन। देखिए, अगर आप यहां कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को 1 लिख दें, अगर आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यहां पर 1 ले लें तो 1 का मतलब यह है कि रेट इज इक्वल टू के हो जाएगा। इसका मतलब है कि रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या बनी कि रेट कांस्टेंट वो रेट होता है
जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को 1 लिया जाए। हाँ, अगर आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को 1 से ज्यादा लेते हैं या 1 से कम लेते हैं तो उस वक्त जो है वो K नहीं होगा, वो इक्वल टू K नहीं होगा। तो जब भी 1 मोल पर डीएम क्यूब आप कॉन्सेंट्रेशन यूज करते हैं, ये एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है। तो रेट कांस्टेंट इज सिंपली रेट, लेकिन ये उस वक्त का रेट होता है जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट is taken as 1 mole per dm cube each if you have 2 or more than 2 reactants. अब सवाल ये है कि रेट इक्वेशन या रेट एक्सप्रेशन का, ये तो मैंने आपको जनरल फॉर्मूला बता दिया। ना हाउ टू राइट रेट इक्वेशन। अब ये ओ लेवल की तरह या एएस की तरह नहीं है कि आप रेट इक्वेशन डायरेक्ट लिखें। इन ऑर्डर टू राइट रेट इक्वेशन, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूं कि इन रेट इक्वेशन only those reactants are included which are responsible to alter rate of the reaction, which are responsible to alter rate of the reaction upon change in concentration. हो सकता है कि आपको मेरा ये स्टेटमेंट ज्यादा क्लियर ना हुआ हो, तो मैं इस स्टेज पर ये एक्सपेक्ट भी नहीं करता आपसे कि आपको ये बात कोई बहुत ज्यादा समझ में आएगी। आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से रिएक्टेंट्स हैं जो कि रेट को ऑल्टर करते हैं और कौन से रिएक्टेंट हैं जो रेट को ऑल्टर नहीं करते? तो ये आपको कैसे समझ में आएगा? इसलिए अभी फिलहाल इस मसले में ना पड़े कि आपको कैसे समझ में आएगा, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन बी केयरफुल कि जब आपको एग्जामिनर रेट इक्वेशन लिखने के लिए कहता है तो रेट इक्वेशन कभी भी हम केमिकल रिएक्शन को देखकर नहीं लिखते। मैं रिपीट कर रहा हूं, whenever you want to write rate equation then you never consider chemical reaction, because if you use chemical reaction to write rate equation तो मेजॉरिटी केसेस में रेट इक्वेशन गलत हो जाती है, क्योंकि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व होते हैं जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे रिएक्टेंट जो है वो कॉन्सेंट्रेशन को ऑल्टर करने पर रेट पर इफेक्ट डालें। अब ये वाली वो बात है जो आपके पुराने सारे कॉन्सेप्ट को खराब कर देगी, क्योंकि आपने तो अब तक ये पढ़ा है कि कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो रेट बढ़ेगा, लेकिन अब A2 में आपको हम ये भी बताएंगे कि ऐसा भी होता है कि जब हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को बढ़ाते हैं तो रेट नहीं बढ़ता। लिहाजा मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि रेट इक्वेशन जब आपको एग्जामिनर लिखने को कहे या रेट एक्सप्रेशन लिखने को कहे तो रेट एक्सप्रेशन को आप किसी भी रेट इक्वेशन की बेस पे नहीं लिखेंगे। रेट एक्सप्रेशन या रेट इक्वेशन हम सिर्फ लिखते हैं जब हमारे पास ये इंफॉर्मेशन हो, हमें एग्जामिनर बताए या हमें एग्जामिनर किसी डेटा से कंक्लूड करवाए और हमें पता हो कि कौन सा रिएक्टेंट इन्वॉल्व है और कौन सा रिएक्टेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तब तो आप रेट इक्वेशन सही लिख सकते हैं। वरना आप ऐसे ही तुक्का लगाएंगे जो सही भी हो सकता है, जो गलत भी हो सकता है। तो रेट इक्वेशन लिखते हुए हमेशा इस जनरल फॉर्मूले को फॉलो करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो आप रिएक्टेंट पुट करेंगे सिर्फ उन रिएक्टेंट्स को इंक्लूड करेंगे which are responsible to alter rate of the reaction। और ये आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से रिएक्टेंट हैं which are responsible to alter rate of the reaction? तो उसके लिए ये बात जरूरी है
कि आपके पास डेटा अवेलेबल हो। जब तक आपके पास डेटा अवेलेबल नहीं होगा, जब तक आपके पास बेसिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होगी, तब तक आप ये बात नहीं कर सकते कि आप ये डिसाइड कर सकें कि रेट इक्वेशन जो है वो क्या होनी चाहिए। तो मेरा सिंपल अभी कंक्लूजन ये है कि मैं एक बात आपसे कहता हूं कि ऊपर इक्वेशन जो मैंने लिखी थी वो ये लिखी थी कि a प्लस बी टू फॉर्म ए बी, और अगर आपको फर्ज करें कि किसी सोर्स से पता चला कि both A and B are responsible to alter rate of the reaction, both are responsible to alter rate of the reaction, तो फिर उस केस में जब आप रेट इक्वेशन लिखेंगे तो आप लिखेंगे कि रेट इज इक्वल टू K into concentration of A into concentration of B, because both A and B are responsible to alter rate of the reaction. So rate is equal to K into concentration of A into concentration of B. लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूं बेटा, गुजारिश कर रहा हूं कि मेरी इस बात को समझ लीजिए कि अगर इक्वेशन के अंदर आपके पास एक केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है तो आप केमिकल रिएक्शन को देखकर कभी भी रेट इक्वेशन नहीं लिखते। आप हमेशा पहले देखते हैं कि आपको जो इंफॉर्मेशन गिवन है, जो आपको डेटा गिवन है, वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो जब तक आपके पास प्रॉपर डेटा ना हो आप रेट इक्वेशन नहीं लिख सकते, और एटलीस्ट सही रेट इक्वेशन नहीं लिख सकते। ठीक है, तुक्के में ठीक हो सकती है, लेकिन सही रेट इक्वेशन लिखने के लिए जरूरी है कि आपको एग्जैक्टली ये पता हो कि हाउ मेनी रिएक्टेंट आर रिस्पॉन्सिबल टू ऑल्टर रेट ऑफ द रिएक्शन अपॉन चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो होपफुली अब मैंने आपको इनिशियल रेट का कॉन्सेप्ट बता दिया, मैंने आपको जो है वो रेट कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट बता दिया, मैंने आपको रेट इक्वेशन का कॉन्सेप्ट बता दिया। इस पूरी स्टोरी के अंदर स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन प्लीज आस्क मी। ओके, अब मैं नेक्स्ट एक और टर्म इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, और ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, और समझ लीजिए कि आपके रिएक्शन काइनेटिक्स के चैप्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का कॉन्सेप्ट, क्योंकि वंस आपको ये समझ में आ गया कि ऑर्डर किसी भी रिएक्टेंट का कैसे निकाला जाता है, उसके बाद फिर मैकेनिज्म को समझना भी आसान है, और फिर उसके बाद रेट इक्वेशन लिखना भी आसान है, और रेट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना भी आसान है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, पहले मैं थोड़ी सी आपको इसका बैकग्राउंड समझा दूं, बातें समझा दूं, फिर मैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखूंगा, जो कि पेपर में 2 मार्क का क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज मीन बाय ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें ये बताता है कि हाउ मेनी reactant molecule are responsible to alter rate of the reaction। फर्ज कीजिए कि एक इक्वेशन है, उसमें लिखा हुआ है कि 2 molecule of A reacts with 1 molecule of B and 1 molecule of C to produce A2BC, ये प्रोडक्ट है। अब क्या A, B और C जो 3 रिएक्टेंट आपको गिवन है, जिसमें से A का कोफिशिएंट 2 है, क्या ये चारों के चारों पार्टिकल 2A, एक B और एक C, क्या ये चारों के चारों पार्टिकल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन करने पर रेट को ऑल्टर करते हैं या नहीं करते?
ये हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड करते हैं, और जब हम एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड कर लेते हैं तो आफ्टर फाइंडिंग एक्सपेरिमेंटली हम ऑर्डर डिसाइड करते हैं। तो ऑर्डर जो है वो हमें ये नहीं बताता कि टोटल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में कितने मौजूद हैं। ऑर्डर हमें ये बताता है कि आउट ऑफ दोज रिएक्टेंट मॉलिक्यूल how many reactant molecules are responsible to alter rate of the reaction। कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऐसे हैं कि जिनकी कॉन्सेंट्रेशन को ऑल्टर करने से रेट ऑल्टर होता है। अब ये आपको कैसे पता चलेगा लेटर ऑन, डेफिनेटली आप इसको समझते जाएंगे चीजों को, लेकिन ये बात समझ लीजिए कि ऑर्डर में और किसी भी केमिकल इक्वेशन के रिएक्टेंट्स में फर्क होता है। केमिकल रिएक्शन के अंदर हम सारे रिएक्टेंट्स को इंक्लूड करते हैं, उनके जो जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनको इंक्लूड करते हैं, वो केमिकल रिएक्शन कहलाता है। लेकिन केमिकल रिएक्शन के अंदर जितने रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ऑल रिएक्टेंट्स में नॉट रिस्पॉन्सिबल टू ऑल्टर रेट ऑफ द रिएक्शन। अच्छा, अब मेरी इस बात से कुछ स्टूडेंट ये समझेंगे कि अगर मैं कहता हूं कि एक रिएक्टेंट है C एंड इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू ऑल्टर रेट ऑफ द रिएक्शन, तो फिर उसको हमने केमिकल रिएक्शन में क्यों लिखा है? तो भाई इसलिए लिखा है कि C की जरूरत तो है, C के बगैर रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन C की कॉन्सेंट्रेशन को तब्दील करने से रेट तब्दील नहीं होगा। C की कॉन्सेंट्रेशन को तब्दील करने से रेट तब्दील नहीं होगा। तो ऑर्डर आपको ये नहीं बताता कि रिएक्शन के अंदर कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं, ऑर्डर आपको ये बताता है कि रिएक्शन में मौजूद मॉलिक्यूल में से कितने मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी कॉन्सेंट्रेशन को ऑल्टर करने से रेट ऑल्टर हो रहा है। यानी ऑर्डर एक लिमिटेड टर्म है जो आपको सिर्फ ये बताती है कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर रिस्पॉन्सिबल टू ऑल्टर रेट ऑफ द रिएक्शन अपॉन चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हाउ मेनी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आर रिस्पॉन्सिबल टू ऑल्टर रेट ऑफ द रिएक्शन अपॉन चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। अब मैं इसकी जब आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा तो ये बात आपको और ज्यादा समझ में आएगी। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, ये फर्ज कीजिए मैं एक रेट इक्वेशन ले रहा हूं, रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ X की पावर A, concentration of Y की पावर B and concentration of Z की पावर C। ये रेट इक्वेशन। अब ये रेट इक्वेशन आपको क्या बताती है? मैंने आपको बताया था कि रेट इक्वेशन में हमेशा किसको इंक्लूड किया जाता है? ओनली दोज रिएक्टेंट मॉलिक्यूल विच आर रिस्पॉन्सिबल टू ऑल्टर रेट ऑफ द रिएक्शन। इसका मतलब है अगर मैंने रेट इक्वेशन में X, Y और Z तीनों को लिखा है, इसका मतलब है कि X, Y and Z all three molecules are responsible to alter rate of the reaction। और ये जो इनकी पावर्स हैं, ये पावर्स ये बताती हैं कि वो कितने टाइम रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे अगर किसी की पावर 1 है तो इसका मतलब है कि वो 1 टाइम रिस्पॉन्सिबल है, अगर किसी की पावर 2 है तो इसका मतलब है कि वो उस रेट में 2 टाइम रिस्पॉन्सिबल है, स्क्वायर टाइम रिस्पॉन्सिबल है। अगर किसी की पावर 3 है तो इसका मतलब है वो क्यूब टाइम रिस्पॉन्सिबल है। ये भी बात आपको आगे समझ में आएगी। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को जब आप डिफाइन करते हैं, ओवरऑल ऑर्डर, किसी भी रिएक्शन के ओवरऑल ऑर्डर को, तो हम इसको डिफाइन करते हैं कि इट इज सम ऑफ पावर्स या सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, सम ऑफ पावर्स या सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ reactant molecule
of reactant molecules responsible to alter sum of power of reactant molecules, बल्कि इसमें थोड़ा चेंज कर देता हूं, sum of power exponents of reactant molecules present in rate equation या rate expression is called order of reaction. यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब ये है कि सम ऑफ पावर का मतलब है कि कितने मॉलिक्यूल हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं टू ऑल्टर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब जैसे इस इक्वेशन के लिए ऑर्डर अगर मैं निकालूंगा तो ऑर्डर क्या बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी। दिस इज ओवरऑल ऑर्डर ऑफ गिवन इक्वेशन। और अगर आपको ए बी सी की समझ में नहीं आ रहा, ए बी और सी ये नंबर्स हैं, ये नंबर कोई भी हो सकता है, लिहाजा अगर मैं एक इक्वेशन लिखता हूं कि रेट इज इक्वल टू ए इंटू बी और बी की पावर 2। अब एग्जामिनर आपसे कहता है कि व्हाट इज ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए आप लिखेंगे ए की पावर 1 प्लस बी की पावर 2, 1 प्लस 2, इसका मतलब है कि ओवरऑल ऑर्डर इज 3rd। तो किसी भी रिएक्शन का जो ओवरऑल ऑर्डर होता है वो सम होता है सम ऑफ पावर्स ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द रेट इक्वेशन। यानी ये आपको ये बताता है कि टोटल कितने मॉलिक्यूल्स हैं रिएक्टेंट के which are responsible to alter rate of the reaction। कितने reactant molecules हैं which are responsible to alter rate of the reaction। So it is sum of power, sum of exponents of reactant molecule present in rate equation is called order of reaction। अब देखिए, एक तो ओवरऑल ऑर्डर हो गया, और ओवरऑल ऑर्डर किस पे डिपेंड करता है, ओवरऑल ऑर्डर डिपेंड करता है इंडिविजुअल ऑर्डर पर। जैसे यहां पर इस इक्वेशन में ए की पावर 1 है और बी की पावर 2 है, इसका मतलब ये है कि ए का शेयर 1 टाइम है और बी का शेयर 2 टाइम है, इसलिए टोटल 3 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अलॉन्ग विद ओवरऑल ऑर्डर आपको ये कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए कि ओवरऑल ऑर्डर में जो इंडिविजुअल ऑर्डर हैं वो आप कैसे निकालेंगे। इंडिविजुअल ऑर्डर का मतलब क्या होगा, तो ऑर्डर के हिसाब से देयर आर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड लेट वी स्टार्ट विद जीरो ऑर्डर। मुख्तलिफ ऑर्डर होते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में और इंडिविजुअल ऑर्डर में फर्क है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब तो वो पूरे रिएक्शन के ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है, यानी पूरे रिएक्शन के अंदर कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं which are responsible to alter rate of the reaction upon change in concentration। लेकिन अब हम बात करने जा रहे हैं इंडिविजुअल ऑर्डर की, क्योंकि जब तक हमें इंडिविजुअल ऑर्डर नहीं पता होगा तब तक हम ओवरऑल ऑर्डर नहीं निकाल सकते। तो इंडिविजुअल ऑर्डर जो है वो 0 होता है, फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है, और इवन ओवरऑल ऑर्डर भी 0 फर्स्ट सेकंड थर्ड हो सकता है। तो 0 ऑर्डर का मतलब क्या होगा? जब हम कहते हैं 0 ऑर्डर तो आमतौर पे स्टूडेंट ये समझते हैं 0 ऑर्डर का मतलब कि भाई ये 0 हो जाएगा, इसकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसका कोई रिलेशन नहीं है, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ऐसा नहीं है। 0 ऑर्डर का मतलब ये नहीं है कि वो रिएक्टेंट जिसका ऑर्डर 0 है
वो रिएक्टेंट जो है वो रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले रहा, वो रिएक्टेंट रिएक्शन में हिस्सा ले रहा है, लेकिन उसकी कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करने से रेट चेंज नहीं हो रहा। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, शायद वो बात आपको क्लियर हो जाए। फिजिक्स में आपने रेडियो एक्टिव डिके के बारे में पढ़ा है, और रेडियो एक्टिव डिके में आपने ये पढ़ा है कि आप जब रेडियो एक्टिव डिके होता है तो चूंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट या रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस रेडियो एक्टिव डिके करते हैं, और रेडियो एक्टिव डिके के दौरान क्या होता है कि सब्सटेंस अपनी हाफ लाइफ के हिसाब से डिसइंटीग्रेट होता रहता है। आप क्वांटिटी कम लें या आप उसकी क्वांटिटी ज्यादा लें, आप कम क्वांटिटी लें या आप ज्यादा क्वांटिटी लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस पेस के साथ, जिस स्पीड के साथ रेडियो एक्टिव डिके होता है, यानी अगर फर्ज करें कि आधे घंटे में उसका हाफ लाइफ जो है वो हाफ आवर है, तो आप एक कंटेनर भर के लेकर आए रिएक्टेंट का, या एक सिंपली ग्लास एक स्पून में ले लें, एक छोटी सी क्वांटिटी ले लें, दोनों केसेस का हाफ लाइफ हाफ एन आवर है, तो दोनों की कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगी आधे घंटे में। चाहे आप कंटेनर बड़ा पूरा भर के लाएंगे तो वो आधा हो जाएगा, और चम्मच पूरा भर के लाएंगे तो वो आधा हो जाएगा। यानी इसका मतलब है कि चम्मच के अंदर क्वांटिटी कम थी, कंटेनर के अंदर क्वांटिटी ज्यादा थी, लेकिन दोनों की क्वांटिटी तब्दील होने से उनका जो डिके का रेट है, उनका जो रेट ऑफ डिके है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ये जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर का मतलब ये होता है कि कॉन्सेंट्रेशन तो तब्दील होती है, कॉन्सेंट्रेशन तो कम होती जाती है, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ता है कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाती है, लेकिन रेट पर कोई एप्रिशिएबल फर्क नहीं पड़ता। आई मीन रेट ऑल्टर नहीं होता, रेट जो होता है वो कांस्टेंट होता है। अगर आपको मेरी बात में कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताइए, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। किसी का कोई सवाल है, अपना माइक अनम्यूट कीजिए और मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब आप जीरो ऑर्डर को कैसे डिफाइन करेंगे? जीरो ऑर्डर हम कहते हैं कि एन ऑर्डर in which an order in which change in concentration does not alter rate of the reaction. An order in which change in concentration does not alter rate of the reaction is called zero order reaction. Is called zero order reaction. या zero order with respect to that reactant. Zero order reaction या zero order with respect to given reactant. तो जीरो ऑर्डर का मतलब होता है an order in which change in concentration does not alter rate of the reaction is called order of zero order reaction or zero order with respect to given reaction. अब मैं एक डेटा लिखता हूं उसका, और आपको थोड़ा सा और समझ में आएगी ये बात कि फर्ज कीजिए एक रिएक्टेंट है, उसकी कंसंट्रेशन मोल पर डीएम क्यूब है, और ये इसका इनिशियल रेट है। रेट का यूनिट जो होता है वो मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड होता है।
अब फर्ज कीजिए कि इनिशियल कंसंट्रेशन इज 0.10 और इनिशियल रेट इज 0.020। नेक्स्ट कंसंट्रेशन इज 0.20, हमने डबल कर दिया। रेट इज अगेन 0.020, हमने कंसंट्रेशन को 0.30 कर दिया। रेट इज अगेन 0.020। क्या समझ में आ रहा है इस डेटा से? ये डेटा आपको ये बता रहा है कि आपने कंसंट्रेशन तो अलग अलग इस्तेमाल की हैं, लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ ए को तब्दील करने से इनिशियल रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो जब कंसंट्रेशन को तब्दील करने से इनिशियल रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो अब हम इसको क्या कहेंगे? हम इसको कहेंगे जीरो ऑर्डर। So this data represents के this reaction is, it is zero order, it is zero order with respect to A, और उसका रीजन आप ये बताएंगे कि because change in concentration does not alter rate of the reaction. Change in concentration does not alter rate of the reaction. होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब अगर मैं यहां पर रेट इक्वेशन लिखूंगा तो मैं लिखूंगा कि रेट इज इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन यहां पर हमने ये कहा कि ए को हमने डेटा में देखा कि ए की कंसंट्रेशन को हम चेंज कर रहे हैं, लेकिन रेट में कोई तब्दीली नहीं आ रही। तो इसका मतलब यह है कि विद रिस्पेक्ट टू ए इट इज जीरो ऑर्डर, तो ए की पावर आप जीरो लेंगे। ये जो पावर होती है किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की, ये पावर रिप्रेजेंट करती है उसके ऑर्डर। कंसंट्रेशन की जो पावर है, दैट पावर इंडिकेट्स इंडिविजुअल ऑर्डर। अगर ए की पावर जीरो है, इसका मतलब यह है कि ए का ऑर्डर जीरो है। और जब किसी चीज की पावर जीरो हो जाए, तो पावर जीरो होने का मतलब ये है कि इट इज इक्वलेंट टू 1। सो इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर, रेट इज इक्वल टू, रेट इज इक्वल टू के। ये जीरो ऑर्डर में हमेशा होता है। जीरो ऑर्डर में एक कांस्टेंट रेट होता है जो कंटिन्यूअस रहता है। आप कंसंट्रेशन को जितना भी बढ़ा दें या जितना भी कम कर दें, रेट ऑफ द रिएक्शन में कोई ऑल्टर नहीं आता, रेट ऑफ द रिएक्शन में कोई चेंज नहीं आता। इसे हम कहते हैं जीरो ऑर्डर। होपफुली आप समझे होंगे, इसको एब्जॉर्ब किया होगा। और अगर कोई क्वेश्चन है, मेरी आपसे बदस दरख्वास्त होती है हमेशा कि खुदा के वास्ते कुछ पूछ लिया करो। आप क्यों चुप रहते हैं बगैर, मतलब आते हैं चले जाते हैं बगैर कोई क्वेश्चन के? मेरे लिए ये बड़ा अजीब सा माहौल है कि आप को कोई क्वेश्चन ही नहीं होता। माशाल्लाह जो है वो इतने स्टूडेंट जो हैं, ये सारे के सारे स्टूडेंट जो है, इनमें से किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है। अब अगर हम, मेरा ख्याल है मैं क्वेश्चन फ्लोट करता हूं ताकि जो है वो शायद कोई जाग रहा हो तो मुझे बता दे। अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ ए और टाइम का ग्राफ बनाता हूं फॉर दिस पर्टिकुलर कंडीशन, यानी कि जीरो ऑर्डर के लिए, तो व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट अबाउट द शेप ऑफ ग्राफ whenever it is plotted in between concentration of A and time? Anyone can answer?
भाई ट्राई तो कर लो, गलत ही होगा इससे और क्या होगा। ओके थैंक यू, इन्हें तो कहा कुछ। जी, हीरा रहमान। एक्स एक्सिस पर स्ट्रेट लाइन। सोचें, सोचें। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने रिस्पॉन्ड किया, आई एम थैंक्सफुल। लेकिन सोचें उस पे। और हम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने भी रिस्पॉन्स किया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन स्ट्रेट लाइन से मैं समझा नहीं कि स्ट्रेट लाइन क्या। मैसम अली ने कहा कि ग्रेडियंट सेम होगा शायद। थैंक यू मैसम। देखिए, आपके पार्टिसिपेशन से हमारे पढ़ाने का हौसला बढ़ता है। आप यकीन करें, आप लोग चुप रहते हैं ना तो हमें, जैसे आपको नींद आ रही होती है वैसी हमें भी नींद आ रही है। तो जब तक क्लास इंटरेक्टिव ना हो, हम एक मुख्तलिफ एटमॉस्फेयर में पढ़ रहे हैं बेटा, थोड़ा सा अपने आप को चेंज करें। जैनब ने कहा कि वाई एक्सिस से एक्स तक लीनियर डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन। मुश्तबा अब्बास ने कहा कि स्ट्रेट लाइन लाइक डायरेक्ट रिलेशन ग्राफ। मुश्तबा आप थोड़े से गलत है। जैनब फातिमा जो हैं वो ठीक हैं। ये जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से हो, और ये टिपिकल जीरो ऑर्डर के ग्राफ का साइन है। अब आप कहेंगे कि यहाँ तो एक ही कंसंट्रेशन कम होती जा रही है टाइम के साथ साथ। मैंने कब कहा था कि एक ही कंसंट्रेशन कम नहीं होगी? मैंने तो कहा है ऊपर, देखें आप, एक ही कंसंट्रेशन बढ़ाएं या कम करें, रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। रेट, यहां पर जो रेट है, मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि जब हम कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ बनाते हैं तो जो उसका ग्रेडियंट होता है दैट विल बी रेट ऑफ द रिएक्शन। और अगर जो है वो आप स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट हमेशा कांस्टेंट होता है। तो कंसंट्रेशन और टाइम के ग्राफ में, कंसंट्रेशन और टाइम के ग्राफ में जो ग्रेडियंट होता है, ग्रेडियंट शुड रिमेन कांस्टेंट। कंसंट्रेशन और टाइम के ग्राफ में ग्रेडियंट शुड रिमेन कांस्टेंट। जो ग्रेडियंट है वो कांस्टेंट रहेगा, ग्रेडियंट की वैल्यू फिक्स रहेगी। अब आप देखें इस पूरी लाइन के ऊपर कहीं पर भी आप ग्रेडियंट निकालें, इट विल रिमेन सेम बिकॉज इट्स ए स्ट्रेट लाइन। और ये ग्राफ का शेप आपको याद होना चाहिए, इट इज ऑलवेज फॉर जीरो ऑर्डर। कभी कभार एग्जामिनर आपको स्केच करने के लिए कहता है, और कभी कभार स्केच किया हुआ होता है और कहता है कि कंपाउंड ए फॉलो दिस ग्राफ। तो आपको ये बताना चाह रहा है कि कंपाउंड ए का ऑर्डर जो है वो जीरो है, यानी कंपाउंड ए इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू ऑल्टर रेट ऑफ द रिएक्शन अपॉन चेंज इन कंसंट्रेशन। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई हो। तो जिन स्टूडेंट ने आंसर नहीं किया उनको बात क्लियर हो गई है? अगर नहीं हुई तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, सर लेकिन एक ही कंसंट्रेशन तो इंक्रीज हो रही है। ओ भाई, इंक्रीज हो या डिक्रीज हो इससे क्या फर्क पड़ता है? आप इसको इंक्रीजिंग पढ़ें या डिक्रीजिंग पढ़ें, आप स्टार्ट तो ज्यादा से करेंगे ना, और जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ता जाएगा कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। ओरिजिन से कैसे शुरू होगा? रिएक्टेंट आप ओरिजिन से लेंगे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जीरो थोड़ी होगी। हिरा रहमान, गॉट माय पॉइंट? हम ऊपर वाले डेटा से ग्राफ नहीं बना रहे बच्चे, सही है? ऊपर वाले डेटा से हम ग्राफ नहीं बना रहे, हम ये समझना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन रिएक्शन के दौरान कम होती जाती है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होने से रेट कम होना चाहिए, जो हमारा नॉर्मल प्रैक्टिस है, जो हम नॉर्मली सोचते हैं। लेकिन इस ग्राफ के अंदर ऐसा नहीं होता। इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो भी हो, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जैसे जैसे कम होती जाएगी वैसे वैसे रेट में कोई तब्दीली नहीं आएगी। यानी रिएक्शन के शुरू में जो रेट होगा
रिएक्शन के आखिर में भी वही रेट होगा जब तक कि रिएक्टेंट खत्म नहीं हो जाता, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन चेंज होती रहती है, रेट चेंज नहीं होता। तो इसीलिए ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है और इसका जो ग्रेडियंट है वो ग्रेडियंट कांस्टेंट रहता है। वन मोर थिंग, और वो हम इसमें एक और ग्राफ बनाते हैं, दैट इज इन बिटवीन रेट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब आप सजेस्ट करें कि व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट अबाउट द शेप ऑफ ग्राफ। ओके जी, एक आंसर आया है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बिल्कुल सही बेटा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि जो मैंने ऊपर लिखा था कि आपने कंसंट्रेशन को डबल किया, थ्राइस किया, 4 टाइम किया, कंसंट्रेशन को कम किया या बढ़ाया, रेट की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। ये दोनों ग्राफ के शेप्स आपके सिलेबस का पार्ट हैं और आपको पता होना चाहिए कि जीरो ऑर्डर के केस में कंसंट्रेशन और टाइम के ग्राफ का शेप क्या होता है और जीरो ऑर्डर के केस में रेट और कंसंट्रेशन के ग्राफ का शेप क्या होता है। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। इज देयर एनी क्वेश्चन? कोई सवाल इसमें? अच्छा, मैं ये चाहता हूं कि आप, एक बात मैं रिपीट कर रहा हूं, देखें आमतौर पे स्टूडेंट जीरो ऑर्डर में एक उनका जो मिसकंसेप्शन होता है वो ये होता है कि वो ये समझते हैं कि जीरो ऑर्डर का मतलब ये है कि रिएक्टेंट रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले रहा। ऐसा नहीं, रिएक्टेंट इज अ पार्ट ऑफ रिएक्शन, रिएक्टेंट इज अ पार्ट ऑफ रिएक्शन, लेकिन उसकी कंसंट्रेशन को ऑल्टर करने से रेट ऑल्टर नहीं हो रहा। उसकी कंसंट्रेशन को ऑल्टर करने से रेट ऑल्टर नहीं हो रहा। ये है जो बात समझनी है इसमें। रिएक्शन में इट टेक्स पार्ट, रिएक्टेंट के बगैर रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन उसके जो रिएक्शन की स्पीड है वो स्पीड उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगी। लेकिन अगर रिएक्टेंट नहीं होगा तो रिएक्शन भी नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है कि रिएक्टेंट के बगैर रिएक्शन हो जाएगा, रिएक्टेंट के बगैर रिएक्शन नहीं हो सकता। रिएक्शन होने के लिए जरूरी है कि रिएक्टेंट मौजूद हो, लेकिन रिएक्शन की स्पीड के लिए हम बात कर रहे हैं कि रिएक्शन की जो स्पीड है उसका ताल्लुक कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से नहीं है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो आप बढ़ाएंगे या कम करेंगे तो उसकी स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। This is what about relation in between, I mean, what about zero order with respect to one reactant? And if only one reactant is involved, then it may be overall order of reaction. ठीक है बेटा, इसको मैं यहीं स्टॉप करता हूं। अगर इसमें कोई आपका कंफ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क मी, क्योंकि ये जीरो ऑर्डर हमारा कंप्लीट हो गया, इसके ग्राफ हो गए, ये आपको जहन में रखने हैं। हम यहीं से इंशाल्लाह अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे।